दोस्तों, इस वीडियो में स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं इपिग्राल लिमिटेड कंपनी का। यह हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक रहेगा। पहले हम इसमें फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो चलो अभी हम स्क्रीनर वेबसाइट पे चले जाते हैं। स्क्रीनर वेबसाइट पे हम लोग ज़्यादा वक्त नहीं बिताएंगे, कुछ मैट्रिक्स को देखेंगे और उसके बाद हम लोग हमारे फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर मूव हो जाएंगे। इस स्टॉक की प्राइस अभी 994 रुपीज़ चल रही है। BSE और NSE दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ लिस्टेड है। इसका जो मार्केट कैप है वो अराउंड 4128 करोड़ का है। PE अराउंड 15 का चल रहा है और बुक वैल्यू 257 रुपीज़ की है। उसके बाद 1695 रुपीज़ से गिर के स्टॉक 811 रुपीज़ तक आया था। स्टॉक की जो लिस्टेड प्राइस है वो 2021 के बाद दिखा रही है। उस टाइम पे प्राइस थी 426 रुपीज़ और जो हाई गया वो था अराउंड 1667। तो ये जो दिखा रही है 1695 वो आप कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद स्टॉक की प्राइस कंटिन्यूसली नीचे जाती हुई दिख रही है। इसके बाद अगर इसका पी रेशो देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये अराउंड 40 तक गया था। अभी जो लो था वो अराउंड 10 का था और उसके बाद अभी जो पी है वो अराउंड 15 का दिख रहा है। इसका मतलब क्या कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है। मीडियन पी अराउंड 18 का दिख रहा है। तो स्टॉक की प्राइस जो है भले नीचे आती हो लेकिन स्टॉक की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होते हुए दिख रही है। इधर थोड़ा स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ था जो हम लोगों को इधर देखने को मिलता है। उसके बाद स्टॉक की पी अराउंड 24-20 ऐसी ही रही थी और उसके बाद स्टॉक का पी बहुत नीचे चला गया लेकिन प्राइस भी नीचे आ गई जो कि नहीं आनी चाहिए थी और सरप्राइजिंगली ये प्राइस हमें नीचे के लेवल पे मिल रही है। उसके बाद ओवरऑल प्रोज जो है वो अच्छे है, कॉन्स कुछ भी नहीं है। ये केमिकल कंपनी है। केमिकल कंपनी का जो हाईएस्ट पी है वो इस कंपनी को मिल रहा है, गुजरात अल्कलाइज। तो अराउंड 20 के पी के रेंज में ये स्टॉक्स ट्रेड करते हैं। अगर हम लोग मूव करेंगे और क्वार्टरली रिजल्ट पे चले जाते हैं तो आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट 138 करोड़ से 455 करोड़ का रेवेन्यू आया है। रिसेंट क्वार्टर्स में आप देखेंगे तो लास्ट 4 क्वार्टर्स जो थे उसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है। उसी की वजह से जो प्राइस है वो नीचे आती हुई दिख रही है क्योंकि लास्ट पूरे ईयर में जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अच्छे नहीं आए हैं। जितना रेशो से बढ़ रहे थे उतना नहीं बढ़ते हुए दिख रहे। लेकिन जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाते हैं तो आप देख सकते हैं 2016 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो अराउंड 394 करोड़ का था और उधर से कंपनी का रेवेन्यू 2100 करोड़ तक आया है, यानी कि अच्छा खासा ग्रोथ हुई है। नेट प्रॉफिट में 67 करोड़ से 353 करोड़ तक का प्रॉफिट दिख रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज है। ओवरऑल ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत अच्छा है। इवन ये मार्जिन भी बहुत ही अच्छा है 28% के हिसाब से। तो ओवरऑल कंपनी का मार्जिन, ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ, ओवरऑल कंपनी का नेट प्रॉफिट सब कुछ अच्छा दिख रहा है। उसके बाद कंपनी के इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा नहीं है। अगर बैलेंस शीट पे चले जाएंगे तो आप देख सकते हैं 1000 करोड़ का रिजर्व है, उसके सामने 770 करोड़ के लोन दिख रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग फिक्स असेट में देखते हैं तो आप देख सकते हैं फिक्स असेट 364 करोड़ से बढ़ के 1800 करोड़ तक हुए हैं। यानी कि क्या कंपनी कंटिन्यूअसली फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट कर रही है क्योंकि उनको रेवेन्यूज ग्रो करने हैं। तो उसके साथ साथ आप देख सकते हो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी इधर बढ़ते हुए दिख रहा है क्योंकि ये फिक्स असेट में कन्वर्ट होने वाला है। अभी रिसेंटली उनका इन्वेस्टमेंट दिख रहा है शीट के ऊपर, लेकिन इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा नहीं है। लेकिन फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट बढ़ सकते हैं अगर उन्होंने अच्छे से ग्रो किया और अच्छा प्रॉफिट कमाया तो। उसके बाद इन्वेस्टर सेक्शन में अगर चले जाते हैं तो इन्वेस्टर FIIs उतने और DIIs उतने नहीं हैं। मेजॉरिटी प्रमोटर्स है, उसके बाद पब्लिक है और पब्लिक के पास जो है वो अराउंड 27% होल्डिंग है और जो मेजर होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास वो 71 है। FIIs की होल्डिंग जो है वो उतनी है, ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा कम नहीं हुई है। तो फ्यूचर में शायद FIIs आते हुए दिख सकते हैं, DIIs आते हुए दिख सकते हैं अगर इस कंपनी का ग्रोथ ओवरऑल अच्छा होता है तो। स्क्रीनर पे देखने के लिए इतना ही है। हम लोग हमारे मॉडल के ऊपर मूव हो जाते हैं। अगर हमारे मॉडल के ऊपर आते हैं तो अगर आप न्यू व्यूवर्स हो और आपको पता नहीं है ये मॉडल कैसे क्रिएट किया जाता है तो आप हमारा चैनल को यूज़ करके ये मॉडल क्रिएट करना सीख सकते हो। हम लोगों ने पूरी फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ अपलोड की है। ये 60% कोर्स अपलोड किया है। रिमेनिंग 40% कोर्स जो है ये स्टॉक एनालिसिस के वीडियोस कंप्लीट होने के बाद हम लोग अपलोड करेंगे। तो उसके ऊपर हम लोग बाद में काम करने वाले हैं क्योंकि अभी जो ये मॉडल हम लोगों ने बनाए हैं इन मॉडल्स में कैसे स्टॉक एनालिसिस किया जा सकता है ये क्वांटिटेटिव पार्ट है। फंडामेंटल एनालिसिस में 2 अलग अलग एनालिसिस किए जाते हैं, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्वालिटेटिव एनालिसिस। हम अभी जो कवर कर रहे हैं वो मेजॉरिटी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है।
तो उसके अंदर में हम लोग ये फाइनेंशियल मॉडल बनाते हैं, उसमें हम लोग प्रोजेक्शंस देखते हैं, अजम्पशंस देखते हैं, ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ क्या हो सकती है उसका एक अजम्पशन करके हम लोग एक लेवल निकालने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सच में इस तरह की कंपनीज हमें रिटर्न निकाल के दे सकती है कि नहीं। स्ट्रैटेजी के साथ होता है। तो इसीलिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस पहले बहुत ही अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कोई बिज़नेस को ओपन करते हो तो समझ में आता है ये बिज़नेस करने क्या वाला है और इस बिज़नेस में अलग अलग चीज़ें क्या है। क्वालिटेटिव एनालिसिस के पार्ट्स हम लोगों ने थोड़े बहुत कवर किया है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं हमारे फंडामेंटल एनालिसिस में, क्योंकि उसमें बिगनर लेवल पे जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों पार्ट हम लोगों ने कवर किए थे और उसके बाद हम लोगों ने क्वांटिटेटिव मेजॉरिटी कवर किया और अभी हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस कवर कर रहे थे, लेकिन उसके बीच में हम लोगों ने एक स्टॉक एनालिसिस की सीरीज़ चालू की है, क्योंकि ये सीरीज़ हमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के वक्त यूज़ होने वाली है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं तो उस टाइम पे पोर्टफोलियो किस तरह का होना चाहिए और पोर्टफोलियो किस लेवल पे आपको अच्छा रिटर्न ला के दे सकता है और किस तरह से एंट्री, किस तरह से एग्जिट, किस तरह से उसको एवरेज करना, किस तरह से ओवरऑल पोर्टफोलियो में स्टॉक का जो रेशो है उसको कैसा मैनेज करना, वो सारी चीज़ों को हम लोग उधर देखेंगे और अच्छे से स्टॉक को पिक करना भी सीखेंगे, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना भी सीखेंगे और कोई भी चीज़ ब्लाइंडली नहीं करेंगे, हर चीज़ को देख के समझ के करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर हम लोग इसमें जाएंगे तो रेवेन्यू जो है वो अराउंड 48% से ग्रो हो रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि रेवेन्यू ऑलरेडी अच्छा खासा ग्रो हुआ है, लेकिन ये छोटी कंपनी थी उस वक्त। अभी ये 4000 करोड़ की कंपनी हुई है, ऑलरेडी 2000 करोड़ तक रेवेन्यू बढ़ चुका है। तो हम सोच रहे हैं कि इसका रेवेन्यू उतना नहीं ग्रो करेगा, शायद वो 30-40% ग्रो कर सके, लेकिन हम हमारे मॉडल में 20%, क्योंकि हम लोग लोअर साइड पे नंबर अज्यूम कर रहे हैं और लोअर साइड पे अज्यूम करके हम सोच रहे हैं कि हमें ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे तो अच्छा ही है, लेकिन लोअर साइड पे अगर हमारे अजम्पशंस रहेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट करता है जब हम कोई स्टॉक को पिक करते हैं। उसके बाद जो अदर इनकम है वो 55% की ग्रोथ दिखा रहा है, हम लोगों ने 20% और उसके बाद 30%। ये 30% इसके लिए बढ़ाई क्योंकि कंपनी इधर इन्वेस्टमेंट कर सकती है और उसकी वजह से उनका अदर इनकम बढ़ेगा, इससे भी बेहतर बढ़ सकता है, लेकिन हमने 30% ही कंसिडर किया है। एक्सपेंसेस यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो अराउंड 68% का है। 30% के ऊपर उन लोगों का ओवरऑल प्रॉफिट जा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो अच्छा है, वही हम लोगों ने कंसिडर किया है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट अराउंड 8.55 की है, वो हम लोगों ने इधर वही कंसिडर किया है। हम लोगों ने इसका वेटेड एवरेज कॉस्ट नहीं लिया है, जो कि आप इधर देख सकते हैं ये कम है, लेकिन हम लोगों ने हायर साइड पे लिए। उसके बाद डिप्रिशिएशन अराउंड 5.37% का हो रहा है, जो कि अच्छा डिप्रिशिएशन है, ज़्यादा असेट डिप्रिशिएट नहीं हो रहा है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल में इश्यूज़ दिख रहे हैं। ओवरऑल वर्किंग कैपिटल में पेएबल डेज बहुत कम है कंपैरेटिवली इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, उसकी वजह से वर्किंग कैपिटल में उनको कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है। उसके बाद उनका जो करंट असेट है वो 67% से ग्रो हो रहा है, हमने 25% से लिया है। फिक्स असेट 25% से ग्रो हो रहा है, हम लोग 15% से ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी बड़ी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इधर 18% का ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन हम लोगों ने तभी भी 15% का ग्रोथ रखा है, जिसकी वजह से उनका जो डिप्रिशिएशन हो रहा है वो असेट भी अप्रिशिएट हो जाए, उसके साथ साथ वो नए असेट्स में इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने 15% अज्यूम किए हैं। एवरेज है तो उसके हिसाब से किसी साल में 30 होंगे, किसी साल में 0 होंगे, किसी साल में 25% होंगे, तो उसके हिसाब से 15% हम लोगों ने लिए हैं। जो नॉन करंट असेट है 99% से ग्रो है, रिसेंट ईयर में ग्रो हुआ है, इसके लिए हम लोगों ने इसको 61 से 126 करोड़ जाते हुए दिख रहे हैं। इनके जो 27 करोड़ से जो 50 हुए थे उसकी जगह पे हम लोग 50 से 126 करोड़ यानी कि ज़्यादा ही अज्यूम किए हैं। उसके बाद एंडिंग कैश जो है वो अराउंड 13 करोड़ की वो लोग रख रहे हैं। इनके पास कैश अमाउंट बहुत अच्छी बच रही है, इसकी वजह से हम लोगों ने उनका लोन जो है वो रिपेमेंट रखा है और इधर भी लोन जो है वो रिपेमेंट में रखा है। बाकी जो लोन है वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल के लिए वो लोग लोन अमाउंट से ही उनका वर्किंग कैपिटल चला सकते हैं, वो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद उनका जो करंट लायबिलिटीज़ है वो अराउंड 3%, हम लोगों ने 5% कंसिडर किया है। उसके बाद जो टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज़ है 163% है, हम लोगों ने 35% कंसिडर किए हैं। और जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है वो 0 है, तो 0 ही कंसिडर किया है। उसके बाद हम लोग इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं। वो अराउंड वो 700 करोड़ से 2000 करोड़ यानी कि 3 टाइम उनका रेवेन्यू बढ़ा है। तो उसके सामने हम कंसिडर करेंगे 2000 करोड़ का रेवेन्यू अराउंड 5000 करोड़ तक जाएगा, यानी कि वो डबल होगा और डबल से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। अगर नेट प्रॉफिट में आते हैं तो आप देख सकते हैं
2019 तक वो 182 करोड़ 100 करोड़ तक वो नेट इनकम अर्न कर रहे थे, लेकिन उसके बाद सडनली उनका इनकम बढ़ चुका है। तो वही हम लोगों को फ्यूचर में भी दिखेगा कि इनकम उनका अच्छा खासा बढ़ते हुए। तो अगर इनकम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता है बैलेंस शीट भी अच्छी खासी ग्रो होती हुई दिखेगी। तो अराउंड 2400 करोड़ की बैलेंस शीट है अभी, वो 6200 करोड़ तक जाती हुई दिख सकती है। उसके बाद हम लोग अगर कैश फ्लो नहीं देखेंगे, क्योंकि वो उसमें हम लोग फ्री कैश फ्लो काउंट किया है, जो कि आप इधर देख सकते हैं। मेजॉरिटी ये फ्री कैश फ्लो है, इसको हम लोग डिस्काउंट फैक्टर के साथ हम लोगों ने डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो इधर निकाला है। तो ये डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो अच्छा खासा ग्रो होते हुए दिख रहा है। उसके बाद जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो अराउंड 10 का है, 10 नहीं है 11 है। उसके बाद आप अगर उसका इक्विटी वैल्यू देखते हो तो 11,000 करोड़ का दिखा रहा है, जबकि अभी के टाइम पे मार्केट कैप जो है वो 4,000 करोड़ का है। यानी कि जो अभी स्टॉक प्राइस चल रही है वो अंडर वैल्यूड चल रही है। 168% से ग्रोथ दिखाई है। तो ये ग्रोथ आ सकती है कि नहीं वो हम लोग अभी रेशो एनालिसिस में भी चेक करते हैं एक बार। तो रेशो एनालिसिस में डेप्ट टू इक्विटी में आप जाएंगे तो डेप्ट इतना नहीं बढ़ा था, इधर बढ़ा था, लेकिन इसके बाद वापस लोअर साइड पे जाते हुए दिखेगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो है वो अच्छा है उनका, अबोव 4 होना चाहिए, जो कि 9 है। 11 ये सब हमारा बाद में हम लोगों ने लोन माइनस किया, इसकी वजह से ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है। उसके बाद कैश कन्वर्जन साइकिल उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इधर थोड़ी इम्प्रूव हुई है, हम लोगों ने हायर साइड पे पकड़ी है, तो इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है उनकी कैश कन्वर्जन साइकिल में। उसके बाद फ्री कैश फ्लो पर शेयर जो माइनस था वो प्लस आया है, अराउंड 50 रुपीज़ पर शेयर। इधर वो 59, 96 ये बढ़ते हुए दिखेगा, क्योंकि ये ईयर्स जो है वो कम्प्लीटली कंपनी को ग्रोथ ईयर में लेके जाने वाले हैं। उसके बाद ग्रोथ रेशो जो है वो अच्छे हैं, पाँचों के पाँचों, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल 30%, वही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, सेम 30% का ही। ये पूरा ऊपर से डायरेक्ट कैलकुलेट करके आया है, अगर आपने मॉडल बनाया रहेगा तो आपको पता रहेगा कि ये हम कुछ कैलकुलेट नहीं करते, ऑटोमेटिकली बन जाता है। उसके बाद ROIC भी अच्छा है। तो ओवरऑल ये रेशोज़ भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। उसके बाद अभी अगर हम लोग जाएंगे शेयर प्राइस में, तो शेयर प्राइस लास्ट 2 ईयर्स की है, क्योंकि कंपनी 2021 में लिस्ट हुई है एक्सचेंज के साथ, तो 2 साल का डेटा है हमारे पास। अभी जो पी है वो अराउंड 16-11 का मिल रहा था, आपने बीच में देखा रहेगा 40 तक गया था, इधर हम लोग देखे थे तब वो पी जो था वो अराउंड 40 तक गया था। तो इतना पी मिलेगा तो शेयर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख सकती है, लेकिन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि वही पी कंटिन्यू रह सकता है, यानी कि 24, 20, 15, 16 तक पी कंटिन्यू रह सकता है। उसके बाद PG रेशो था वो अंडर वैल्यूड था, इधर हम लोग वही कंसिडर कर रहे हैं। तो अराउंड हम लोगों ने थोड़ा 1 तक लेके जाने की कोशिश की है, 150% का नेक्स्ट ईयर में गेन दिख रहा है, क्योंकि इंट्रिंसिक प्राइस ऑलरेडी अच्छी दिख रही है। सेम आपको PEG रेशो में भी दिखेगा कि अराउंड 150% की ग्रोथ, उसके बाद 15% की इधर ग्रोथ कम होते हुए दिख रही है, क्योंकि इसके बाद आपने देखा रहेगा रेवेन्यू सेक्शन में, मैं आप लोगों को वापस एक बार दिखा देता हूँ। इसको हम लोग मिनिमाइज़ करेंगे, इसको भी मिनिमाइज़ करेंगे, इसको मिनिमाइज़ करेंगे, इसको भी मिनिमाइज़ करेंगे। इधर देखो हम लोगों ने रेवेन्यू कम कंसिडर किया है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि ये जो ग्रोथ है PG में वो अच्छी नहीं दिख रही है। तो इसकी वजह से ये 10% माइनस दिख रहा है, 15%, और ओवरऑल 3,800 रुपीज़ तक शेयर प्राइस जाती हुई दिख रही है 994 रुपीज़ से। शेयर होल्डिंग और शेयर प्राइस एनालिसिस में कुछ है नहीं, क्योंकि अभी के लिए उनके पास लास्ट 10 ईयर्स का डेटा नहीं है, इसकी वजह से हम लोगों ने शेयर प्राइस एनालिसिस नहीं किया है इस कंपनी का। तो अगर हम लोग इपिग्राल में जाएंगे, इन्वेस्टर सेक्शन में जाएंगे, तो हम लोगों ने ये देखा है ऑलरेडी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा दिख रहा है। अगर हम लोग मनी कंट्रोल साइड पे चले जाते हैं तो आप देख सकते हैं इधर उनका जो शेयर होल्डिंग है उसमें आप देखेंगे तो प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। तो ओवरऑल ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी प्रूव करती है कि ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, ओवरऑल ग्रोथ अच्छी है। उसके साथ साथ प्रमोटर ने अपने स्टेक भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब क्या प्रमोटर बहुत इंटरेस्टेड है अपने स्टेक को होल्ड करके रखने में। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पे और अच्छी जगह दिख रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस में देखते हैं। आप अगर देखेंगे तो स्टॉक अराउंड 662 रुपीज़ से बढ़ के वो गया था 1725 रुपीज़ तक। मतलब स्टॉक की ओवरऑल ग्रोथ हम लोग चेक करेंगे 383 डेज, मतलब क्या कि 1 साल से थोड़ा ज़्यादा का वक्त, उसमें स्टॉक ने 157% रिटर्न ऑलरेडी दिया था जब वो लिस्ट हुआ था।
सेम हम लोग कंसिडर करते हैं। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो ओवरऑल मॉडल जो कैलकुलेट करके देता है वो सेम ही आपको देगा। 150% हम लोग भी ग्रोथ कंसिडर कर रहे हैं। अगर वो 150% ग्रोथ नेक्स्ट 2 ईयर्स में भी आती है, नो इश्यूज़, अच्छी ग्रोथ है। उसके साथ साथ हम लोग वापस जाएंगे। अभी देखो शेयर प्राइस अराउंड 993 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है। उसके बाद जो फर्स्ट सपोर्ट मिलता है प्राइस को वो था 875 रुपीज़ का और उसके बाद 662 रुपीज़ का। अगर हम लोग इस स्टॉक पे इधर एंट्री करते और स्टॉक इवन गिरता भी है 30% से तो भी आपको एक अच्छी प्राइस देगा 662 रुपीज़ की। अगर स्टॉक गिरता है तो शायद वो गिरना डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर वो गिरता है तो भी एक अच्छी प्राइस दिखेगी जिसमें हम लोग एवरेज कर पाएंगे। आप देख सकते इधर इसका वॉल्यूम था, इधर वॉल्यूम है और इधर वॉल्यूम है, यानी कि इसमें थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है जो कि आपको स्टार्टिंग में दिख रहा था। उसके बाद अभी वॉल्यूम दिख रहा है, बीच के पूरे सेशन में वॉल्यूम उतना नहीं था। तो ओवरऑल इधर वॉल्यूम और इधर वॉल्यूम बढ़ते हुए दिख रहा है। उसके बाद जो हम लोग प्राइस देखते हैं, जो फर्स्ट प्राइस देखते हैं वो ये है 12% की, और उसके बाद की जो प्राइस है वो 32% की है, और उसके बाद की जो प्राइस है वो अराउंड 63% की है। ऐसे करके 3 ब्रेकआउट हम लोगों को दिख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट ब्रेकआउट, सेकंड ब्रेकआउट और थर्ड ब्रेकआउट। अगर ये तीनों ब्रेकआउट एक साथ प्राइस ले लेती है तो अराउंड हम लोगों को जो ये रिटर्न 150% था वो इधर से भी मिलना पॉसिबल हो सकता है। तो उसके लिए क्या होना ज़रूरी है? उसके लिए क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो अच्छे आने ज़रूरी है। अगर कंपनी के आगे के रिजल्ट जो है वो अच्छे आते हैं तो ओवरऑल कंपनी का शेयर जो है वापस बढ़ते हुए दिख सकता है। अभी के टाइम पे गिर इसके लिए रहा है क्योंकि ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूस बेसिस पे सेम है, और उसके साथ साथ लेटेस्ट क्वार्टर में तो कम नेट प्रॉफिट बुक किया था। भले उसका जो पी है वो कम हो, लेकिन ओवरऑल पी के चलते भी ये प्राइस में लोग इंटरेस्टेड नहीं है एंट्री करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अच्छे मार्जिन दिखाए थे स्टार्टिंग में। उसकी वजह से वो पोटेंशियल और इंक्रीमेंट चाहते हैं इस स्टॉक के तरफ से। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है मेनली। क्वालिटेटिव एनालिसिस के ऊपर हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया है, लेकिन ओवरऑल हमारे स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए ये स्टॉक इनफ है। तो इसकी वजह से हम लोग इसको इपिग्राल करके हम लोगों ने ऐड किया है। 5 नंबर का स्टॉक है, 994 रुपीज़ की प्राइस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। अगर 1000 रुपीज़ की भी प्राइस मिलती है तो भी ठीक है, उसके अराउंड हम लोगों को प्राइस मिल रही है। अगर उसमें एंट्री करते हैं तो हमें जो रिटर्न चाहिए 5 ईयर्स में वो चाहिए 5346, जो कि क्रिटिकल लग रहे हैं, लेकिन बाकी के रिटर्न पॉसिबल लग रहे हैं। 3800 रुपीज़ तक प्राइस तो जा ही सकती है, जो हमें मॉडल के ऊपर समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल मॉडल के हिसाब से हमें समझ में आ रहा है कि 3800 रुपीज़ की प्राइस आ सकती है, लेकिन 30% रिटर्न जो है वो इजीली पॉसिबल लग रहा है। 40% रिटर्न के लिए थोड़ा क्रिटिकल दिख रहा है, लेकिन नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए पॉसिबल दिख रहे हैं। तो ओवरऑल इपिग्राल के लिए इतना ही है इस स्टॉक में बात करने के लिए। नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे और नेक्स्ट लेसन में हम लोग और कुछ स्टॉक्स को लेके आएंगे जिसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस पूरी स्टॉक एनालिसिस की सीरीज़ को वापस से एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि कभी किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो ब्लाइंडली नहीं करना है। हमें समझना है कि वो सच में बिज़नेस अच्छा करने वाला है कि नहीं, और कोई और बताए नहीं हमें बिज़नेस क्या करने वाला है। हम खुद बिज़नेस का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि वो सच में अच्छा करने वाला है कि नहीं। तो इसीलिए आप लोगों को सब एनालिसिस देखने होंगे, समझने होंगे किस तरह से इन्वेस्टमेंट होती है, और एक अच्छी तरह से हम लोग सब सीख के आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसकी वजह से आप लोग इजीली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकोगे। तो दोस्तों चलो हम लोग नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं।